हाय स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बात करते हैं बी भूकंप जोन। वर्तमान में भूकंप के जोन 5 हैं, जहां जोन 4th व 5th तीव्र व अति तीव्र चित्र में देखेंगे आप अगले विनाशक हैं तथा 2nd व 3rd कम व साधारण प्रकृति के जोन हैं। चित्र 13.13 देखें तो आगे चित्र है, उसमें हम आप देखेंगे कि कौन कौन से जोन, कौन कौन सी जगह भूकंप जोन ज़्यादा खतरनाक है। तो ये रहा भारत का नक्शा और इसमें देखिए ये जो वाइट जगह दिख रही है, ये वाली वाइट जगह ये क्या है, सामान्य जगह है, मतलब कम भूकंप जोन। और जो वेरी हाई रिस्क है मतलब काला, फिर उससे हल्का काला, फिर मॉडरेट रिस्क है ग्रे में, फिर लो रिस्क है इसमें, और वाइट है उसमें कोई रिस्क नहीं है। तो आप देख सकते हैं भारत में कितनी जगह हैं जो लो रिस्क और नो रिस्क वाली हैं। तो वाइट वाली जो हैं ये सारी जगह ये सब क्या हैं, नो रिस्क वाली हैं। यहाँ पर भूकंप बहुत कम आता है। और जो काली पट्टियाँ हैं जैसे ये, यहाँ पर भूकंप तेज़ गति से आता है, मतलब ये 4th और 3rd वाली हैं। बात करते हैं विश्व के भूकंप। तो विश्व में कौन कौन से भूकंप आए हैं इनको देख लेते हैं। विश्व में आए अनेक भूकंपों का विवरण निम्न है। जैसे पहला आया कांटो जापान में 1 सितंबर 1923 को आता है। दूसरा है क्वेटा, तब भारत था 31 मई 1935 को। क्वेटा जो अब पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित है में आए भूकंप का परिणाम रिक्टर पैमाने पर 7.5 था। इसमें लगभग 60,000 लोग मारे गए थे। इसमें क्वेटा शहर पूरी तरह से नष्ट हो गया था। फिर निगाटा ये जापान में आया था 1964 में। अलास्का भूकंप आया था 27 मार्च 1964 को। फिर पेरू भूकंप 13 मई 1970 को आया। फिर फिलीपींस भूकंप आया 17 अगस्त 1976 को। और उत्तरकाशी भूकंप आया 20 अक्टूबर 1991 में। लातूर किलारी भूकंप 30 सितंबर 1993 में आया था। भुज भूकंप 26 जनवरी 2001 को आया था। सुमात्रा भूकंप 26 दिसंबर 2004 को आया था। मुजफ्फरबाद भूकंप 8 अक्टूबर 2005 को आया। न्यूजीलैंड भूकंप, सिक्किम भूकंप, अन्य भूकंप ये समय समय पर पृथ्वी पर आते रहे हैं और अत्यधिक तबाही उन्हें मचाई थी। ये जो चित्र देख रहे हैं आप, ये 11/3/2011 को जापान में आए भूकंप व सुनामी की कहर के विभिन्न दृश्य हैं। बात करते हैं सुनामी। सुनामी शब्द जापानी सू TUS सू, इसको सू बोलेंगे, व नामी से मिलकर बना है, जिसमें सू का मतलब समुद्री तट और नामी का अर्थ लहरें हैं। सुनामी लहरें समुद्री तटों पर भीषण तरीके से हमला करती हैं, अर्थात समुद्री बंदरगाहों पर समुद्री लहरों का ऊंचा उठना। सुनामी तरंगें समुद्र की तली में आए भूकंप, ज्वालामुखी या भूस्खलन की वजह से समुद्री लहरें 15 मीटर ऊंचाई तक उठकर तटीय इलाकों को बुरी तरह नष्ट कर देती हैं। बड़ी भूकंपीय आपदाओं के समय सुनामी लहरें बड़ी तेज़ी से लगभग 100 किलोमीटर पर आवर की गति से बढ़ती हुई अपना प्रभाव कई घंटों तक बनाए रखती हैं। एक अनुमान के अनुसार अमेरिका के लॉस एंजलिस में भूकंप से सुनामी पैदा होती है तो ये जापान की राजधानी टोक्यो में जेट प्लेन से जल्दी पहुंच जाती है। सुनामी लहरें विकट स्थिति में 30 मीटर ऊंचाई तक उठ सकती हैं। नीचे तटीय इलाके सुनामी से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इन सुनामी लहरों का फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि बड़ी चट्टानें, भवन व पेड़ उखड़कर दूर तक बह जाते हैं। सुनामी लहरें कभी भी दिन या रात उठ सकती हैं। ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा के आकर्षण की वजह से सुनामी लहरें उठती हैं। तो ये तो रहा सुनामी लहरों के बारे में। अब बात करते हैं सुनामी आने पर ध्यान देने योग्य सुझाव।
सुनामी आने पर अपने परिवार को सूचित करते हुए ऐसे स्थान से भाग जाएं एवं ऊंचे सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। आपदा राहत किट अपने साथ में रखें ताकि राहत मिल सके। स्थान छोड़ते समय अपने पर जानवर और आवश्यक सामग्री साथ ले जाएं। भूकंप की स्थिति में सुनामी का इंतजार किए बिना ऊंचे टीले या ऊंचे स्थान पर पहुंचने का प्रयास रहना चाहिए। सुनामी की स्थिति में अगर होटलों में हैं एवं बचने का रास्ता नज़र ना आए तो भवन की सबसे ऊपरी मंजिल पर चले जाने का प्रयास रहना चाहिए। यदि समुद्र में जहाज या नाव या स्टीमर पर हैं तो बंदरगाह की तरफ सुनामी की समय आने की कोशिश ना करें। तो सुनामी के बाद की स्थिति में ध्यान रखें। क्या होता है, रेडियो अथवा मोबाइल सुनामी की जानकारी लेते रहें एवं टूटी सड़कें, क्षतिग्रस्त पुलों पर जाने एवं चलने का प्रयास ना करें क्योंकि ये कभी भी धंस सकते हैं एवं गिर सकते हैं। अपनी चोट पर फर्स्ट एड लें तथा ठीक स्थिति में होने पर अन्य फंसे एवं घायलों के बचाव में मददगार व सहायक बने। आपदाग्रस्त क्षेत्रों को यथा समय छोड़ दें क्योंकि वहाँ पर दलदल, कीचड़, बदबू, गंदा पानी आदि उपस्थिति संक्रमित कर सकता है। उपस्थिति किसको संक्रमित कर सकता है? भवनों के बाहर ही रहें क्योंकि सुनामी से भवनों की नींव धंस सकती है, फर्श टूट सकते हैं जिससे भवन संरचना ध्वस्त हो सकती है। टॉर्च का इस्तेमाल करें, मोमबत्ती का प्रयोग ना करें। भवनों की दीवार, दरवाजे, सीढ़ी कक्ष, सोपान कक्ष आदि को यथा समय देखकर निश्चित करें कि इनकी स्थिति गिरने वाली नहीं है। अग्नि संबंधी उपकरणों में सनसनाहट की आवाज़ होने पर दरवाजे, खिड़कियाँ खोलकर गैस बाहर निकलने देने चाहिए। सुनामी लहरों का इतिहास देखिए। सुनामी लहरों का इतिहास क्या है? पूरे विश्व में इससे पहले भी कई बार सुनामी लहरों ने व्यापक तबाही मचाई है। कुछ मुख्य घटनाओं के उल्लेख तालिका में किया जा रहा है। तो देखते हैं क्या तालिका है। ये तालिका है, इसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं साइक्लोन की। तो चक्रवात, प्राकृतिक आपदाओं में चक्रवाती हवाएं भी एक मुसीबत बन जाती हैं। अत्यधिक कम दबाव वाले क्षेत्रों में हवा बहुत तेज़ी घूमती हुई बड़ी तेज़ी से चलती है जो अपने रास्ते में आने वाले भवन, पेड़ों आदि सबको उखाड़ते हुई आगे बढ़ती जाती हैं जो काफ़ी विनाशक होती हैं। 1911-1970 में आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में 120 मील प्रति घंटा की रफ्तार से 19 फुट ऊंचे व 50 मील लंबे चक्रवात ने लगभग 65 गांवों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसी प्रकार 29/10/1999 को ओडिशा में 260-300 किलोमीटर पर आवर की तेज़ गति से आए चक्रवाती तूफान ने ओडिशा को पूरी तहस नहस कर दिया तथा हालांकि भारतीय मौसम विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने सैटेलाइट के जरिए प्राप्त आंकड़ों एवं अनुमान के अनुसार रेडियो, टेलीविज़न, फैक्स व टेलीग्राम आदि सूचना प्रचलित एवं प्रसारित कर दी थी, परंतु इस चक्रवात का पूर्वानुमान कहाँ तक सही हो ये कह पाना मुश्किल है। इसके अलावा सूचना देना एवं चक्रवाती की हवाओं का पहुँचना ये सब इतने कम समय में होता है कि लोग जब तक स्थल खाली नहीं कर पाते कि चक्रवाती हवाएं उन्हें घेर लेती हैं। प्रायः चक्रवाती हवाएं समुद्र तटों से उठती हैं। पश्चिमी अटलांटिक में इन्हें ह्यूरिकेन्स, पश्चिमी प्रशांत में टाइफून्स व ऑस्ट्रेलिया में इन्हें विलीबीज कहते हैं। देखिए, याद करने वाली बात है ये और नोट करने वाली भी बात है कि पश्चिमी अटलांटिक में इन्हें हरिकेन्स कहते हैं, पश्चिमी प्रशांत में इन्हें टाइफून्स कहते हैं व ऑस्ट्रेलिया में इन्हें विलीबीज कहते हैं। चक्रवाती क्षेत्र में कम वायवीय दबाव वाले क्षेत्रों में तेज़ गति से घूमती हुई गोलाकार हवाएं घूमती सी रहती हैं। चक्रवाती हवाओं से बाढ़ आती है। पूर्वी तटीय इलाके पश्चिमी तटीय इलाकों से ज़्यादा चक्रवाती संवेदनशील हैं। तो देखिए, जो पूर्वी इलाके हैं वो ज़्यादा संवेदनशील हैं। चक्रवाती खतरे, साइक्लोनिक रिस्क। तो चक्रवात से होने वाले खतरे की स्थिति, चक्रवात होने की प्रायिकता तथा संरचना की भूमि तल पर नींव से पकड़ तथा संरचना की मजबूती से आंका जाता है। प्राय मिट्टी, लकड़ी की बनी संरचनाएं पुरानी। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से बे ऑफ बंगाल की तरफ से हमें मानसून प्राप्त होता है भारत में।
कभी कभी अरेबियन सी से भी चलने वाली हवाएं, लेकिन ज़्यादातर जो बारिश होती है वो बे ऑफ बंगाल से आने वाली हवाओं की वजह से होता है कि ईस्ट डायरेक्शन से जो हवा आती हैं उससे ज़्यादा बारिश पड़ती है। लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन यानी कि ज़मीन का नीचे धंस जाना। भूस्खलन का मतलब ज़मीन खिसकने से है। भारत के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन एक बड़ी प्राकृतिक आपदा एवं विपत्ति है जिससे जनमाल की हानि होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रहे निर्माण कार्यों की वजह से चट्टानों का लुढ़कना, मलबा गिरना व मलबा बहना आदि प्रक्रिया होती है। लिहाजा सड़कें, मकान व अन्य संरचनाएं गिर जाती हैं जिससे सजीव घायल हो जाते हैं तथा लोग मर जाते हैं और बाद में वे वहाँ से विस्थापित हो जाते हैं। 21/8/2002 में पूर्वी नेपाल में भूस्खलन की बाढ़ की वजह से 47 जिले प्रभावित हुए जिसमें 419 लोग मारे गए, 105 घायल हुए व 19,485 घर नष्ट हो गए। भूस्खलन से संचार, यातायात, पेयजल प्रदाय, सीवरेज आदि व्यवस्थाएं ठप हो जाती हैं। अत्यधिक वर्षा, खड़े ढाल, स्टीप स्लोप्स एंड ग्रेडियंट्स, ढालों में स्टीफेंस, खराब जल निकासी, भूकंपीय गतिविधियां, गड़गड़ाहट, टूटी क्षतिग्रस्त चट्टानें, गुरुत्वीय चट्टानें आदि प्राकृतिक कारणों से व खनन, निर्माण, जंगलों के कटाव, विस्फोटन, भूमि का प्रतिरूप आदि मानवीय गतिविधि से भूस्खलन होता है। आप ये देख सकते हैं चित्र 13.19 इजीली दिखा रहा है कि कैसे इसमें भूस्खलन होता है। तो उपाय एवं सुझाव पर बात कर लेते हैं हम। तो जहाँ पहले भूस्खलन हो चुका है वहीं पर इसके पुनः होने की संभावना होती है। तीखे ढलान पर बने मकान भूस्खलन से ज़्यादा नष्ट होते हैं। भूस्खलन की शुरू की स्थिति में भवन के दरवाजे व खिड़कियाँ जैम हो सकती हैं। भवन की दीवारों पर दरारें पड़ी हुई दिख पड़ती हैं। भवन की बाहरी दीवारें झुकी हुई, सीवर व जल व्यवस्था में लीक हो जाना, पेड़ पौधे तिरछे हो जाना भूस्खलन आने या होने का आगाज़ होता है। तो ऐसे खतरे वाली जगह निर्माण करना या वहाँ रहना खतरे से भरा होता है। ऐसी जगह प्राकृतिक वृक्ष संपदा को काटे जाने से रोका जाना चाहिए एवं घास, पेड़ पौधे बोए जाने की व्यवस्था कर तार की जाली से भूस्खलन क्षेत्र को बांधा जाना चाहिए। भूस्खलन संभावित क्षेत्र में प्रतिधारक दीवारें बनाई जानी चाहिए। साथ ही जल निकासी की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। तो इस प्रकार से आप और क्या है संरचनाएं बनाते समय उनकी नींव व निर्माण पदार्थ पर्याप्त मजबूत एवं सामर्थ्यवान होने चाहिए। पूरे क्षेत्र में हरियाली को बढ़ावा दिया जाना भूस्खलन को रोकने की सबसे सस्ती व्यवस्था को प्रमोट किया जाना चाहिए। जियोलॉजिस्ट से भूस्खलन क्षेत्रों के स्थायित्व की जानकारी लेते रहने चाहिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।